From today we will start chapter 7 of Companies Act, that is Management and Administration series. So in that I'm starting with section 88 of the Companies Act. ये जो नोट्स है ना वो मैं आपको बाद में PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी. So now today we'll start with section 88. Section 88 talks about register. कंपनी, एवरी कंपनी हैज़ टू मेंटेन रजिस्टर. रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा. रजिस्टर किस किस का मेंटेन करना पड़ेगा कंपनी को? कंपनी हैज़ टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स. मेंबर्स का रजिस्टर रहेगा इन द फॉर्म नंबर MGT1. डिबेंचर होल्डर्स के MGT2 रहता है, हम लोग बाद में देखेंगे. अब मेंबर्स मीन्स व्हाट, कौन कौन रहेंगे कंपनी के मेंबर्स मीन्स व्हाट? इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. सो कितने इक्विटी शेयर्स का कितने भी क्लास होंगे, ईच क्लास का सेपरेट रजिस्टर मेंटेन होगा. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का सेपरेट रजिस्टर मेंटेन होगा. एंड एट द सेम टाइम कितने मेंबर्स रिसाइडिंग इन इंडिया है उनका रजिस्टर अलग रहेगा. आउटसाइड इंडिया मेंबर जितने लोग आउटसाइड इंडिया रिसाइडिंग है रहते हैं उनका रजिस्टर कंपनी को अलग से मेंटेन करना पड़ेगा. मीन्स सबका रजिस्टर अलग अलग कंपनी मेंटेन करेगी. एंड रजिस्टर में एंट्रीज हो जाना चाहिए विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 7 डेज. विद इन 7 डेज ऑफ व्हाट? कहाँ से 7 डेज? आफ्टर अलॉटमेंट. अगर कंपनी ने अलॉटमेंट किया तो अलॉटमेंट के 7 डेज के अंदर अंदर कंपनी उसके खुद के रजिस्टर में एंट्री कर देगी. एंड ट्रांसफ़र, अगर कोई भी शेयर्स का ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसफर मीन्स व्हाट ना, यू नो ना, ट्रांसफर मीन्स व्हाट? सेलिंग ऑफ शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, अदर सिक्योरिटीज हो गया. तो जब भी कंपनी मतलब कंपनी के पास किसी एप्लीकेशन आता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का, डिबेंचर्स का, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स का, देन कंपनी वो पूरा प्रोसीजर, ट्रांसफर का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने के विद इन 7 डेज के अंदर अंदर उसका रजिस्टर अपने मतलब उसका एंट्री अपने रजिस्टर में डालेगी कंपनी. एंड कंपनी हैज़ टू मेंटेन इट्स रजिस्टर्ड एट द इट्स रजिस्टर्स एट रजिस्टर्ड ऑफिस. रजिस्टर्ड ऑफिस में कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा. अगर कंपनी को अपना खुद का रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं मेंटेन करना है तो कंपनी के पास ऑप्शन है, इट कैन मेंटेन एट एनी अदर प्लेस. बट कंडीशन क्या है? SR शुड बी पास्ड इन द जनरल मीटिंग विद इन. और जहाँ पे जितने मेंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का 110 से ज़्यादा मेंबर्स जहाँ पे रहते हैं, जो प्लेस में रहते हैं, कंपनी उस प्लेस में अपना रजिस्टर्स मेंटेन कर सकती है. नाउ कंपनी को रूल 5 के अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ता है? इफ मतलब कोई भी शेयर्स के रिलेटेड, कोई भी सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसका भी डिटेल्स कंपनी उसके रजिस्टर में मेंटेन करेगी कि कौन सा कोर्ट ने, कौन सा ट्रिब्यूनल ने क्या ऑर्डर पास किया है उस शेयर्स के रिलेटेड. उसका भी डिटेल्स कंपनी को उसके खुद के रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा. एंड एट द सेम टाइम कोई भी शेयर्स के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ, लेन क्रिएट हुआ, प्लेज क्रिएट हुआ, हाइपोथिकेशन हुआ है तो इस सब का भी डिटेल्स कंपनी आपके खुद के रजिस्टर में मेंटेन करेगी. नाउ विल सी पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर. रजिस्टर में क्या क्या डिटेल्स मेंटेन करना पड़ेगा? एक तो मेंबर का नाम होगा, मेंबर का पैन नंबर होगा, मेंबर का ईमेल आईडी होगा, नेशनलिटी, कौन सा नेशनलिटी है उस बंदे का, इंडियन है कि फॉरेनर है. अगर कोई माइनर बंदा है तो ऑफकोर्स माइनर तो शेयर्स उसके नाम में तो रजिस्टर नहीं होगा, तो उसका मतलब नेम ऑफ द गार्जियन, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बिकमिंग मतलब कौन से डेट पे वो मेंबर बना. अगर कोई भी मतलब शेयर होल्डर या कोई भी मेंबर कोई भी शेयर्स को सेल कर देता है तो डेट ऑफ सेसेशन, कौन से डेट पे उसका मेंबरशिप खत्म हुआ है. अमाउंट ऑफ गारंटी, एनी अदर इंटरेस्ट, अगर किसी ने भी मतलब उनके लिए या उस बंदे ने किसी को भी गारंटी दिया है तो उस गारंटी का भी डिटेल्स कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा. इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द मोड ऑफ सेंडिंग ऑफ द नोटिस, मतलब मेंबर्स ने बता के रखा होगा कि हम लोग को यही मोड के थ्रू मतलब कंपनी जब भी मीटिंग्स कंडक्ट करेगी तो मीटिंग्स कंडक्ट करने से पहले 21 डेज का नोटिस देना पड़ता है. तो अगर कोई मेंबर्स कोई भी पर्टिकुलर मोड स्पेसिफाई करते हैं तो वो जो इंस्ट्रक्शन दिया है ना उन लोगों ने, तो वो इंस्ट्रक्शंस भी मेंबर्स के सामने रजिस्टर में मेंबर का नाम रहेगा ना तो उनके सामने वो मोड भी उनको कंपनी लिख के रखेगी. नाउ डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर रहेगा इन द फॉर्म MGT2 एज पर रूल 4. नाउ अगर मतलब रजिस्टर में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस होता है तो कंपनी चेंजेस को अपडेट करेगी एज पर रूल 5. नाउ
कंपनी में जो हम लोग इंडेक्स देखते हैं ना बुक के सामने, मतलब बुक के फ्रंट पेज पे जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स ऑफ द नेम्स, तो कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन कौन से केस में? इफ as per rule 6, if number of members are less than 50, then company no need to maintain any index of the names. But if number of members are more than 50, then company has to maintain index of their members. Now अगर कंपनी में जो बेनिफिशियल ओनर्स होते हैं, बेनिफिशियल ओनर्स मतलब रजिस्टर किसी और के नाम में है और उनका इंटरेस्ट उनके रिलेटेड, वो शेयर्स के रिलेटेड डिविडेंड किसी और बंदे को मिलता है, उसको बोलेंगे हम लोग बेनिफिशियल ओनर। तो बेनिफिशियल ओनर का रजिस्टर ऑफ इंडेक्स कौन मेंटेन करेगा? डिपॉजिटरी मेंटेन करेगा। नाउ विल सी फॉरेन रजिस्टर। फॉरेन रजिस्टर में तो कुछ नाम से पता चलता है कौन लोग रहेंगे यहाँ पे, फॉरेन लोग, फॉरेन मेंबर्स रहेंगे। तो कंपनी फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करेगी इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल। अगर आर्टिकल में अथॉरिटी है तो कंपनी कैन मेंटेन। इफ एनी अगर इफ आर्टिकल में अथॉरिटी है तो कंपनी कैन मेंटेन इस फॉरेन रजिस्टर एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया बाहर, मतलब इंडिया के बाहर कंपनी उस रजिस्टर को मेंटेन कर सकती है, या तो फिर होल ऑफ द रजिस्टर और पार्ट ऑफ द रजिस्टर। इट इज जस्ट एंड फुल्ली ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। अगर फॉरेन मेंबर्स है तो कंपनी को कंपल्सरीली फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करना ही है आउटसाइड इंडिया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इट इज़ जस्ट ऑप्शनल। आर्टिकल में लिखा रहेगा तो भी इट इज़ जस्ट ऑप्शनल। एंड मेंटेन्ड इन द सेम फॉर्मेट एज ओरिजिनल प्रिंसिपल रजिस्टर। इंडिया में जो प्रिंसिपल रजिस्टर जो कौन से फॉर्म में मेंटेन होता है, फॉरेन रजिस्टर भी उस कंट्री में प्रिंसिपल रजिस्टर के अकॉर्डिंगली ही मेंटेन करना पड़ेगा। नाउ दिस फॉरेन रजिस्टर इज ओपन टू इंस्पेक्शन, मतलब जितने भी कंपनी के मेंबर्स आके फ्रीली दे कैन इंस्पेक्ट दैट रजिस्टर। अगर कंपनी फॉरेन रजिस्टर को क्लोज करना चाहती है तो क्लोज करने के 2 दिन पहले कंपनी को एडीवीटी देना पड़ेगा 2 न्यूज़पेपर में। 2 न्यूज़पेपर तो आपको मालूम है, एक तो इंग्लिश रहेगा और एक वर्नाक्युलर रहेगा। And open and extracts can be taken. It is open for inspection and extracts can be taken. Extracts मतलब उसका प्रिंट आउट कुछ भी कंपनी ले सकती है। अगर कंपनी में कोई भी रेक्टिफिकेशन करना है तो रेक्टिफिकेशन कर सकती है, बट विथ अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज डिसीजन। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का परमिशन लेकर रेक्टिफिकेशन कर सकती है। एंट्रीज मेड आफ्टर अप्रूवल ऑफ, मतलब उसमें फॉरेन रजिस्टर में एंट्री करना है, कोई भी एंट्री करने से पहले बीओडी का अथॉरिटी परमिशन अप्रूवल लेना पड़ेगा कंपनी को। अब कंपनी ने फॉरेन रजिस्टर ओपन करने का डिसीजन तो ले लिया, तो डिसीजन लेने के बाद कंपनी ने ओपन भी किया फॉरेन रजिस्टर। रजिस्टर ओपन करने के विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को बताना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा कि कंपनी ने फॉरेन रजिस्टर ओपन किया है करके इन द फॉर्म MGT3 विथ फीस एंड प्लेस। बाबा फॉरेन में है ना, तो फॉरेन में कौन सा कंट्री में कौन सा जगह पे रखा है उसका भी डिटेल्स आरओसी को फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। अगर उस रजिस्टर में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज होता है या कंपनी उस फॉरेन रजिस्टर को डिसकंटिन्यू करना चाहती है तो वो दोनों केस में भी विद इन 30 डेज ऑफ दिस चेंज और ऑफ दिस डिसकंटिन्यूएंस ऑफ दिस चेंज एंड ऑफ दिस डिसकंटिन्यूएंस कंपनी आरओसी को इन्फॉर्म करेगी विद इन 30 डेज। अब कंपनी ने फॉरेन रजिस्टर तो ओपन किया, ओपन करने के बाद उसमें एंट्रीज करेगी ना। फॉरेन रजिस्टर भी कहाँ पे है? फॉरेन में है। तो फॉरेन में जो रजिस्टर है वो रजिस्टर ओपन करने के बाद कंपनी फॉरेन में तो एंट्री, फॉरेन रजिस्टर में तो जो फॉरेन में रखा है, आउटसाइड इंडिया रखा है, उसमें एंट्रीज तो कर दिया। एंट्रीज करने के विद इन 15 डेज के अंदर अंदर जो डुप्लीकेट रजिस्टर जो इंडिया में रखा है ना रजिस्टर्ड ऑफिस में, उसमें भी एंट्रीज करना पड़ेगा। पहले क्या फॉरेन रजिस्टर में, मतलब जो फॉरेन में रखा है रजिस्टर उसमें एंट्रीज होगा। एंट्रीज होने के विद इन 15 डेज के अंदर जो डुप्लीकेट रजिस्टर जो इंडिया में रखा है आरओ में, उसमें भी एंट्रीज हो जाना चाहिए। एंड इफ क्लोज्ड एफआर, मतलब फॉरेन रजिस्टर क्लोज हुआ है, मतलब जो फॉरेन में रजिस्टर जो रखा है वो क्लोज हो गया, होने के बाद फॉरेन में जो रजिस्टर रखा है उसके सब एंट्रीज हम लोग को, जो इंडिया में जो डुप्लीकेट रजिस्टर रखा है ना उसमें सब के सब एंट्रीज ट्रांसफर करना पड़ेगा। इफ एनी वन डिफॉल्ट्स इन दिस सेक्शन, इफ कंपनी डिफॉल्ट्स,
penalty 3 lakh, officer in default, penalty 50k, compoundable. It is compoundable offense under section 441 of this Companies Act. Now डिटेल्स ऑफ नॉमिनेशन इन द रजिस्टर, अगर कोई भी बंदे ने नॉमिनी को रखा है तो उस नॉमिनी का भी डिटेल्स मेंटेन करना पड़ेगा, विच मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय CS और एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड। अब जो रजिस्टर्स देन रजिस्टर जो कंपनी ने मेंटेन किया है, मेंबर्स का रजिस्टर हो गया, डिबेंचर्स का, डिबेंचर होल्डर्स का, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स का रजिस्टर, फॉरेन रजिस्टर, तो सब रजिस्टर ऑथेंटिकेट कौन करेगा? ऑथेंटिकेट कौन करेगा? CS करेगा, मतलब कंपनी सेक्रेटरी, और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। बट एंड वाइल साइनिंग, जब वो साइन करता है तो साइन करते वक्त डेट भी मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से डेट को उसने साइन किया है, ऑथेंटिकेट किया है करके। सिग्नेचर टू ईच एंट्री, ऐसा नहीं है कि वो लास्ट सीधा से पेज पलट के लास्ट पेज पे साइन किया, वैसा नहीं। सिग्नेचर टू ईच एंट्री, जो भी ऑथेंटिकेट कर रहा है उसको सिग्नेचर टू ईच एंट्री, हर एक एंट्री को सिग्नेचर करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। So this is section 88 of the Companies Act.